इसमें एक ही कारण था, हिंदू और मुसलमानों को तोड़ना। कि गाय की चर्बी और मुसलमान को प्रभावित करने वाले सूअर की चर्बी को गोली के खोखे के टोपे पर लगाया था और उसे दांत से खोलना पड़ता था और फिर उसको बंदूक में डालकर चलाना पड़ता था। अक्षमता तो बिल्कुल कतई कदाचित किंचित नहीं है। एक गाना है ना, मेरे पिया चले रंगून, है ना। रंगून किसका नाम है? प्राचीन है म्यांमार का नाम है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? इसी वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने घोषणा की थी। तो कथन वाले क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा, आप लोग को लाभ होगा। पाकिस्तान का जन्मदाता मानता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एसेक्यूंडरी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी बिहार शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा की बहाली के लिए हम लोग जो है हिस्ट्री से सेगमेंट में संभावित प्रश्न लेके आ रहे हैं। और ये संभावित प्रश्न जो होगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों सेक्शन से होगा। और आपको बताते चलो कि प्राचीन भारत का सेगमेंट में 3 वीडियो है जो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, और साथ ही साथ मध्यकालीन के इतिहास में 2 वीडियो है जो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ये मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का इतिहास है, और इससे यहाँ पर अभी ये तीसरा वीडियो शूट हो रहा है और ये तीसरा वीडियो आपको मिलेगा। अभी तक के अपडेट है, और इसी तरह सभी सब्जेक्ट के आएंगे। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सभी विषय के आएंगे। और मुझे उम्मीद है और मेरा ऐसा अनुमान है कि इससे आपको परीक्षा में बहुत लाभ होगा। और मुझे लगता है कि हम लोग का अनुमान और हम लोग की टीम के द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर जितना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और इसी तरह अपने प्यार और आशीर्वाद को बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित क्या क्या था, ये समझना होगा थोड़ा सा। ये 1858 से पहले की स्थिति है दोस्तों, 1858। एक्चुअली में होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च के बारे में बात हो रही है। तो अर्थात इसमें क्या था, भारत के पैसे का, सरल भाषा में बोलूं, सहज भाषा में बोलूं दोस्तों, तो भारत के पैसे का उपयोग ब्रिटेन में हो रहा था, है ना। किसमें? सैन्य खर्च में, दूतावास में, शेयर में, बैंकिंग में, ये तमाम चीजें देख रहे हैं। ब्रिटिश भारतीय अधिकारों के पेंशन में, वेतन में, भत्ते में, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य मसलों में, है ना, रेलवे के गारंटेड ब्याज के संदर्भ में, उपयुक्त सभी। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये होगा ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसलिए दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, होम चार्जेस ब्रिटेन जो है इस चीज 1858 के पहले की है, और भारतीय सरकार के खर्च में समाहित ब्रिटिश अधिकारियों के पेंशन भी इसमें शामिल होगा दोस्तों। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य मसले भी शामिल होंगे, रेलवे के गारंटेड ब्याज होंगे, शेयर बाजार हो गया, अन्य जितने बैंकिंग सेक्टर है सभी होंगे। भारतीय सचिव का जो पद था वो सब, उनके वेतन भत्ते सभी हो जाएंगे। इसीलिए होम चार्जेज या ब्रिटेन के संदर्भ में इसका यही पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोग हम बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। अमरावती अधिवेशन किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? इनका कहने का मतलब है भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसके सम्मेलन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये सम्मेलन हुआ था 51वां था, याद रखिएगा 13वां था। ये किस क्रम का था? ये पूछा सकता है किस सम्मेलन को, 13वां सम्मेलन को। फिर पूछा सकता है कि इस सम्मेलन में, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे हम लोग दोस्तों, अमरावती में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरावती में। फिर क्वेश्चन पूछेगा इस सम्मेलन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो याद रखेगा इसका उत्तर होगा अश्विनी कुमार दत्त। याद रखेंगे दोस्तों, अश्विनी कुमार दत्त। साथ ही साथ एक बात और बताऊं, काफी महत्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन को एक व्यक्ति जो है और बोले थे, इनको वार्षिक मेला के नाम से संबोधित किए थे दोस्तों। किसके नाम संबोधित किए थे? एक वार्षिक मेला के नाम से इनको संबोधित किए थे, और उनका नाम था दोस्तों लाला लाजपत राय। याद रखिएगा दोस्तों, उनको लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने इसी सम्मेलन को वार्षिक मेला का संज्ञा दिया था दोस्तों। याद रखिएगा, वार्षिक मेला का संज्ञा दिया था। तो यहाँ से 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहला कि
कि किस क्रम का सम्मेलन था, तो याद रखेंगे 13वां। फिर पूछेगा 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा, तो याद रखेंगे अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। फिर पूछेगा इसके अलावा और कोई व्यक्ति कहे हैं, तो हाँ हम लोग याद रखेंगे इसके अलावा जो है और एक व्यक्ति कहे हैं, उसका नाम है लाला लाजपत राय। क्या संबोधित किए थे इसको, वार्षिक मेला के नाम संबोधित किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसमें 2 आंसर होगा, लाला हरदयाल होंगे और भूपेन्द्र दत्त होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 उत्तर होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, लाला हरदयाल और भूपेन्द्र दत्त। एक बात मैं बताते चलूँ, लाला हरदयाल और भूपेन्द्र दत्त जो है एक चीज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। वो चीज क्या था, एक प्लान था, उसका नाम था जिम्मरमैन योजना। पूछेगा जिम्मरमैन योजना के तहत किस चीज की स्थापना की गई थी, तो बर्लिन, याद रखिएगा, बर्लिन डे इंडियन इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्लिन डे इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस योजना के तहत बर्लिन डे इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा जिम्मरमैन योजना के तहत की गई थी। और इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो लाला हरदयाल और भूपेन्द्र दत्त शामिल थे दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय नहीं थे और वी.डी. सावरकर भी नहीं थे, और इसीलिए इस दोनों के होने का इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किसान नेता मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग आंसर को देखते हैं और फिर लेक्चर को देखेंगे। बिचौलिया आंदोलन से ये उत्तर नहीं होगा। मेवाड़ के भील आदिवासी से, तो ये उत्तर दोस्तों सही होगा। और मारवाड़ के किसान आंदोलन से ये नहीं होगा। यूपी के किसान आंदोलन से ये भी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा। हम लोग आते हैं किसान नेता मोतीलाल तेजावत के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा, इसे आदिवासी का मसीहा कहा जाता है दोस्तों। इसे आदिवासी समाज का क्या कहा जाता है दोस्तों, मसीहा कहा जाता है। फिर सवाल पूछेगा मोतीलाल तेजावत जो हैं किसकी स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत जो है भील आदिवासी के अलावा और किसके समर्थन में थे, तो याद रखिएगा भील और गरसिया जनजाति के लोगों के समर्थन में इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया था। और एक सवाल यह पूछा सकता है कि मोतीलाल तेजावत जो है आदिवासी समाज भील और गरसिया के लिए क्या किए थे, तो याद किए थे, आंदोलन किए थे। अब सवाल उठता है, इनके लिए उन्होंने एक दल का स्थापना किया था जिसका नाम था सर्वांगिक विकास दल। दोस्तों सवाल पूछेगा किसान मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका उत्तर होगा मेवाड़ के भील आंदोलन से। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा कि तेजावत जो है किस किस जनजाति के विकास से जुड़े हुए थे, तो याद रखिएगा भील और गरसिया जनजाति के लोगों से। फिर याद रखिएगा इन आदिवासियों का मसीहा किसे कहा गया था आधुनिक भारत के इतिहास में, तो मोतीलाल तेजावत को कहा गया था। ये सभी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सर जॉन साइमन होगा। इसका क्लेमेंट एटली नहीं होगा, हैरी लेव लॉसन भी नहीं होगा, एडवर्ड कैडोगन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो पहले इसका हम पूरा व्याख्या बता देते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था, याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 8 नवंबर होगा दोस्तों, 28 में मिस्टेक से लिख दिया। इसका होगा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। और ये भारत कब आए थे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको BVN लगा लीजिएगा या लिख भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 3 लिखेगा, यहाँ 1927 लिखा हुआ है दोस्तों, 1927 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ 1927 लिखा हुआ है और यहाँ नवंबर माह है, यानी ये वर्ष समाप्त होने वाला है। तो 3 फरवरी को 1928 ईस्वी में ये भारत आए थे। याद रखिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन किसके अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। और कब किया गया था, 8 नवंबर 1927 को दोस्तों। और पूछेगा कि भारत कब आए थे, तो याद रखिए 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और
प्रश्न पूछने की संभावना भी बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? देखिएगा ऑप्शंस में है जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों ये नहीं होगा। ये देखिएगा तो 1920 में एक आंदोलन उसमें चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था दोस्तों, उसको हम लोग असहयोग आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है? NM हार्डिकर, इसका उत्तर दोस्तों यही होगा। और NG रंगा भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? हम लोग दोस्तों याद रखेंगे, इस NM हार्डिकर ने किया था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बम्बई योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर लेक्चर भी बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। इस योजना का सबसे पहला पूछेगा बम्बई योजना को और किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, टाटा बिरला प्लान के भी नाम से इसको जानते हैं हम लोग। इसे हम लोग टाटा बिरला प्लान के नाम से भी, टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जानते हैं। सवाल ये पहला हो गया कि बम्बई योजना को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो हम लोग याद रखेंगे ये, इससे हम लोग टाटा बिरला प्लान के भी नाम जानते हैं। फिर सवाल पूछेगा बम्बई योजना आया कब था? तो याद रखिए दोस्तों 1944 में आया था, 1944 में आया था, 1944 में आया था दोस्तों। फिर सवाल पूछेगा कि बम्बई योजना के प्रस्ताव में क्या क्या था? तो याद रखिएगा इसमें था तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी, जो सही है। समान वितरण यानी सभी को लाभ मिले, ये भी सही है। पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषताओं का परित्याग करना था, ये भी कैपिटलिस्टिक विचारधारा खत्म करना था, ये भी सही है। कर्मचारी और कामगार के कल्याण की बात कही गई थी, ये भी सही है ना। यानी 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, यानी चारों इसमें सही है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई हो जाएगा। ई में भी क्या वाला पोर्शन, क्योंकि ई में एक्चुअल में 2 है, उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी उत्तर हो जाएगा ई। हम लोग ध्यान रखेंगे 1 से अधिक उत्तर हो रहा है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। मुंबई योजना के संदर्भ में या भारत के विकास के संदर्भ में की गई थी। डेट कब है दोस्तों? 1944। अब एक लास्ट और अंतिम लाइन हम बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन के संदर्भ में पूछेगा बम्बई योजना में कितने मेंबर्स थे? तो याद रखिएगा बम्बई योजना में दोस्तों 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो इनका नाम मैं बोलता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है JRD टाटा, पहला है JRD टाटा, दूसरा है घनश्याम बिरला, और तीसरा है जॉन मथाई। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मैं फिर से बोल देता हूं। पहला है JRD टाटा, दूसरा है घनश्याम बिरला और तीसरा है जॉन मथाई। काफी इंपॉर्टेंट है। मुंबई योजना 1944 टाटा बिरला प्लान के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। फायरजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, यह आंदोलन जो हुआ था एक व्यक्ति के थे, इसका नाम था हाजी शरीयतुल्लाह। यही इस आंदोलन के प्रणेता थे और इसी के कारण इसमें लोग जुड़ते चले गए थे। और यह याद होगा दोस्तों आप लोगों को, अगर नहीं है तो याद रखिएगा, यह 1820 से 1858 तक चला था दोस्तों, बहुत लॉन्ग पीरियड तक चला था, काफी महत्वपूर्ण है। सवाल पूछेगा कि फैरजी आंदोलन के सबसे बड़े नेता कौन थे? चलाए थे कौन? हाजी शरीयतुल्लाह चलाए थे, लेकिन इसके सबसे बड़े नेता कौन थे? तो याद रखेगा दादू मीर इसके बहुत बड़े नेता थे। प्रश्न पूछेगा इसके सबसे बड़े नेता कौन थे? तो दादू मीर। कौन थे दोस्तों? दादू मीर इसके बहुत बड़े नेता थे। फिर सवाल पूछेगा दादू मीर का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद मोहसिन इसका और वास्तविक नाम था दोस्तों। बाकी सैयद अहमद इसमें नहीं होगा, सलीमुल्लाह नहीं होगा, M.A. जिन्ना नहीं होगा और ई नहीं होगा। तो फैरजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखेंगे हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? याद रखिएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसका उत्तर सब लोग जानते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत है इसका नाम, याद रखिएगा इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी होगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है? धन निष्कासन का सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं। और प्रश्न पूछेगा कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? धन निष्कासन का सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, एक यहीं पर लेक्चर देता हूं दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखिएगा।
कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी जो लिखे थे, किस संदर्भ में लिखे थे? तो याद रखिएगा होम चार्जेस, होम चार्जेस, होम चार्जेस, होम चार्जेस वाली बात हम लोग पहले पढ़े थे। पहला क्वेश्चन में ही होम चार्जेस के दौरान ब्रिटेन के द्वारा भारतीय पैसे का दोहन भारत के बाहर अपने देश में किया जा रहा था, जिसमें उच्चाधिकारियों का वेतन था, बैंकिंग सेक्टर था, शेयर था। इन तमाम मुद्दों पर भारत के धन का जो बाहर निष्कासन हो रहा था, उसी के संदर्भ में यह है दोस्तों। याद रखिएगा कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल का सिद्धांत उसी समय में इन्होंने इस किताब को लिखे थे और दादा भाई नौरोजी को इससे श्रेय प्राप्त है। याद रखिएगा ये पारसी जाति से थे, फारसी। याद रखिएगा पूछेगा दादा भाई नौरोजी किस धर्म को मानने वाले थे, तो याद रखिएगा ये फारसी धर्म को मानते थे और धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही लिखा था और होम चार्जेस के समय लिखा था, जिसमें ब्रिटेन भारत के पैसे का दोहन बेनतहा तरीके से कर रहा था। उसी के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी गई थी। प्रश्न एक और पूछेगा, भारत के ग्रैंड ओल्डेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। इनको वयोवृद्ध नेता कहते हैं, ग्रैंड ओल्डेस्ट मैन कहा जाता है इनको। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10वां, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसका उत्तर। ए मौलाना मोहम्मद अली गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गलत है दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर इसका बी सही होगा दोस्तों, सॉरी इसका उत्तर सी होगा। यहाँ मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्रम गलत हो गया है। ये है सी, ये है बी और ये है ए और ये है डी और ये तो सही ही है। तो इसका उत्तर होगा सी। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, आपकी असुविधा के लिए खेद हुआ है। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका कौन फहराए थे? तो सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका उत्तर वही होगा। बाकी ये दोनों ये नहीं होगा। अब हम इसका लेक्चर देते हैं। याद रखिएगा यह जो 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो हुआ था दोस्तों लाहौर में हुआ था। और किस नदी के किनारे पताका फहराया था? तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे फहराया था। फिर सवाल पूछेगा कि कौन फहराए थे? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू फहराए थे। अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू फहराए थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंडित JL नेहरू। नेक्स्ट सवाल पूछेगा इसी संदर्भ में कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था, उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस नदी किनारे? रावी नदी के तट पर। कहाँ हुआ था ये? तो लाहौर में हुआ था। अब सवाल पूछेगा कि क्या हमारे इसमें जो झंडा फहराया गया था, इस झंडा में कैसा चित्र था? तो याद रखिएगा इस झंडे में जो है दोस्तों करघा का चित्र था। ये सुई काटने वाला जो करघा होता है, जो कुछ इस प्रकार का बना होता है और यहाँ पर चक्र लगा होता है ऐसे करके, है ना, जिसे सूत काटते हैं, वही इसमें झंडे में लगा हुआ था, बीच झंडे में था। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका कौन उठाए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उठाए थे दोस्तों। याद रखिएगा लाहौर में हुआ था, रावी नदी किनारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसमें झंडा में ये चीज़ बना हुआ था दोस्तों। इसके बाद जो है फिर से ये सवाल पूछेगा कि क्या कांग्रेस ने कब स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था? तो याद रखिएगा कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला, कौन सा दिवस दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला, स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला सबसे प्रथम बार कब किया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को किया था। इसीलिए यह डेट कभी कोई पूछता है एग्जाम में कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस होगा, गणतंत्र दिवस हम लोग यहाँ क्यों मनाते हैं दोस्तों? यह सवाल पूछता है। तो याद रखिएगा क्योंकि पहली बार हम लोग जो है इसी तारीख को जो है अपना ये पूर्ण स्वराज का बात को कहे थे, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, इसीलिए यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? याद रखिएगा सिपाही विद्रोह का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए दोस्तों। याद रखिएगा सिपाही विद्रोह, याद रखिएगा दोस्तों सिपाही विद्रोह का मतलब क्या होता है? यानी सिपाही विद्रोह का मतलब होता है 1857 की क्रांति। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 1857 का क्रांति बोलते हैं। इसी में ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछेगा इसमें कौन सा कारण नहीं था
ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी अधिकारियों, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। नेक्स्ट था जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, ये भी सही है। भक्ति की रोकथाम, ये भी सही है। अधिकारियों की अक्षमता, ये गलत है, याद रखिएगा। ऐसी कोई बात नहीं थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, इसमें एक ही कारण था, हिंदू और मुसलमानों को तोड़ना। अर्थात इसमें हिंदू के प्रभावित करने वाले जो एक धार्मिक प्रभावित करने वाले कारण थे कि गाय की चर्बी, और मुसलमान को प्रभावित करने वाले सूअर की चर्बी को गोली के खोखे के टोपे पर लगाया जाता था और उसे दांत से खोलना पड़ता था और फिर उसको बंदूक में डालकर चलाना पड़ता था। इससे दोनों धर्म के लोग भ्रष्ट हो रहे थे, उनका धर्म खत्म हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि सिपाही विद्रोह का मुख्य कारण गया था। तो याद रखिएगा, उसमें जो गन था, उस गन का नाम था एनफील्ड राइफल। कौन सा गन था दोस्तों? याद रखिएगा, एनफील्ड राइफल। और उसी एनफील्ड राइफल में वो गोली डाली जाती थी और वही गोली डालने के लिए उसके कॉक को तोड़ना पड़ता था, वो दांत से टूटता था। इससे हिंदू की भावनाएं आहत होती थी और मुसलमानों की भी भावनाएं आहत हो रही थी। इसी वजह से जो है यह आंदोलन जोर पकड़ा था। इसीलिए यह उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। इसीलिए अधिकारियों की अक्षमता तो बिल्कुल कतई कदाचित किंचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजा भी आपको सुनकर आएगा, के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक थी? याद रखिएगा, मुगल पूछेगा किस मुगल बादशाह का शासन क्षेत्र सबसे छोटा था? याद रखिएगा, किसका था भैया? तो बहादुर शाह जफर का था। चांदनी चौक से कहाँ तक था? पालम था। याद रखिए, पालम में हवाई अड्डा था। पालम के पास क्या है? अभी वर्तमान में वहाँ पर हवाई अड्डा है। नेक्स्ट सवाल पूछेगा, बहादुर शाह जफर को रंगून कब भेज दिया गया? एक गाना है ना, मेरे पिया चले रंगून, है ना। रंगून किसका नाम है? प्राचीन है, म्यांमार का नाम है। और यह 1857 की क्रांति जब हुई थी, सिपाही विद्रोह जब खत्म हुआ था, तो उसके बाद जो है इसे कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? यानी अंग्रेज का समर्थन कौन दिया था अंदर ही अंदर? तो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, विजयनगर के निजाम। बिल्कुल याद रखिएगा, विजयनगर के निजाम जो वो हमेशा ये एक विद्रोही व्यक्ति थे, विद्रोही टाइप के ये लोग थे और पूरे वर्ल्ड में कंजूस के प्रवृत्ति के कारण ये प्रसिद्ध भी रहे हैं। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? हम बता देते हैं आपको पहले लेक्चर में। तात्कालिक कारण दो कारणों से हो रहा था। मारवाड़ी तत्कालीन में मारवाड़ी समाज के सेठ, और दूसरा में इधर रखेगा गुजरात के बड़े बड़े साहूकार। तो दोस्तों याद रखिएगा, दक्कन के दंगों का तात्कालीन कारण क्या था? तो मारवाड़ी समाज के सेठ हो गए और गुजरात के साहूकार हो गए। इन दोनों के द्वारा जो है ना, बहुत अधिक कर की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी, टैक्सेशन को बढ़ा हुआ था, कर की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी। इसी वजह से यह पूना में आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना में। याद रखिएगा, कहाँ पे दोस्तों? ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? पूना में स्टार्ट हुआ था। इसीलिए अब देखिए इसका कारण क्या होगा? तात्कालिक अकाल की छाया, गलत उत्तर हो गया। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, यही उत्तर सही होगा, बी सही होगा। देखिए इसका उत्तर निकल क्या रहा है? ऊंची भू राजस्व दर नहीं होगा, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर के कारण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचेंगे 15 नंबर। ये एक कथा है दोस्तों, इसको हम लोग सिंपली देखेंगे। रजनी पानदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा है? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 16वां नंबर। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? याद रखिएगा, कौन नहीं था पूछ रहा समाचार पत्र। याद रखिएगा, द हिंदू था, बिल्कुल था। द हिंदू एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग। द हिंदू क्या था? द हिंदू जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, याद रखिएगा। द हिंदू, दिमहर्ता बंगाली
बंगाली द टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, ये दैनिक समाचार पत्र था। वहाँ के ये सभी जो थे एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब पूछ रहा है, मिलाने के लिए दिया हुआ है दोस्तों, मैं एक एक करके सब मिला दूंगा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज और रहनुमाई मजदा आसन। सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन का पहचान कीजिए। देखिएगा, अब इससे सवाल पूछा है कितने टॉपिक्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है वही सीक्वेंस हम लोगों को ढूंढना है। क्लियर ना? सीक्वेंस वाइज चलेंगे हम लोग। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज और रहनुमाई मजदा आसन के कौन कौन संस्थापक है पूछने जा रहा है। तो 20 का उत्तर सही होगा दोस्तों। देखिएगा, आत्मारंग पांडुरंग हो गए इससे, मोहनदास करमचंद गांधी हो गए यंग इंडिया से, गोपाल हरि देशमुख हो गए लोकहितवादी से, सत्य शोधक समाज से हो गए ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदा आसन से हो गए दादा भाई नौरोजी। तो यही इसका क्रम है। देखिएगा, 1 2 और 3 और 4 और 5। बाकी में देखिएगा, गोपाल हरि देशमुख आता, ये सीक्वेंस है, ये सही है उत्तर, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, डिसऑर्डर में, इसीलिए उत्तर गलत है। बाकी तो मैंने पहले बोल दिया था, जो जिस सीक्वेंस में है ना दोस्तों, उस इस तरह के सवाल अगर आए एग्जाम में तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्रमशः शब्द नहीं लिखा है, जबकि वहाँ पे लिखना चाहिए था क्लियर करने के लिए क्रमशः, कंजिक्यूटिव इसको बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, क्रमशः शब्द लिखना चाहिए था, इसीलिए ताकि इससे स्टूडेंट जो स्पष्ट कर पाते हैं, उत्तर को निकाल पाते हैं। प्रार्थना समाज, आत्मानंद पांडुरंग, यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी और गोपाल हरि देशमुख हो गए लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदा आसन जो हो गए दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों हम लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू, केसरी है, बंगाली है, हिंदुस्तानी है, सुधारक संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिएगा। इसका उत्तर जो है दोस्तों, ये तो नहीं होगा, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर वह द हिंदू के हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इसलिए ये नहीं होगा। अब बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं होगा, क्योंकि केसरी है लास्ट सेकंड में और यहाँ पर उत्तर दे रहा है पहले में, तो ये भी नहीं होगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये द हिंदू वहाँ पर भी है, यानी ये भी सही अभी लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, यानी ये दोनों अभी तक क्या लग रहा है, सी और डी दोनों सही लग रहा है। अब देखिएगा, केसरी बाल गंगाधर तिलक सही यहाँ भी है, यहाँ भी सही है। अब है बंगाली, बंगाली में यहाँ पर गंगा प्रसाद वर्मा है और यहाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, तो यही गलत हो गया दोस्तों। याद रखिएगा, बंगाली के जो संपादक है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कौन बचा, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी का कौन होगा, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले होगा। गंगा का कौन होगा दोस्तों, सॉरी, हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उत्तर क्या निकला, सी भी नहीं होगा, इसका उत्तर क्या निकलेगा, डी निकलेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाया था जब क्या होगा इसका उत्तर, याद रखिएगा, जब उन्हें सरकार ने एक रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 में बढ़ेंगे हम लोग। 20वां है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय में भगत सिंह की उम्र कितनी थी। तो ये बहुत हिटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, 21 वर्ष से कुछ ज़्यादा, 21 वर्ष से कुछ ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। याद रखिएगा, इसमें रॉलेट एक्ट होता है दोस्तों, उत्तर क्या होता है, रॉलेट एक्ट। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्य सब के बारे में बता देते हैं। स्वदेशी कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1905 में हुआ था। स्वदेशी कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। बारदोली कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, 1928 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, 1940 में हुआ था। ठीक है, ये बंगाल विभाजन के समय में हुआ था। रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह ये जो था भू आंदोलन था, भू राजस्व नीति के विरोध में था ये। और व्यक्तिगत सत्याग्रह
भारत को ब्रिटेन के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में बिना वहाँ के राजनीतिक नेताओं से पूछे बिना वहाँ शामिल कर लिया था। इसी वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने घोषणा की थी और हिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और इसी में प्रथम विद्रोही दूसरे विद्रोही होते हुए आए थे। प्रथम विद्रोह करने वाले जो थे उसका नाम था विनोबा भावे, दूसरा का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा का नाम था ब्रह्मदत्त। तो 3 सत्याग्रही थे। प्रथम सत्याग्रही का नाम था विनोबा भावे, दूसरा का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा का नाम था ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अतः सदैव, ये भी कथन है दोस्तों, कथन वाले क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा, आप लोग को लाभ होगा। सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलाती है और इसे व्हाइट मेन्स बर्डन कहा था, या किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। ये उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिए सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। ये किस राज्य से संबंधित थे? याद रखिएगा ये बिहार से थे। दूसरा याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के क्या थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष से सवाल पूछेगा, संविधान सभा के अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कैसे बन गए थे? याद रखिए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? याद रखिए 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 389 सदस्य थे। और ये 389 सदस्य सबसे अधिक बुजुर्ग कौन थे? तो यही व्यक्ति थे। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं बन पाए और उनके स्थान पर पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था बैठक? दिल्ली में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसी बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर पूछेगा इस बैठक के बारे में कौन कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है? तो याद रखिएगा चर्चिल ने कहा था। कौन कहा था? चर्चिल ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह पूछ रहा है, पहला आंदोलन पूछ रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण में था, बिहार में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 3 कठिया पद्धति नील आंदोलन। 3 कठिया पद्धति और नील आंदोलन, याद रखिएगा आंदोलन। और ये अब अहमदाबाद कब हुआ था? 1918 में हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा। 1918 में क्या अहमदाबाद में कौन सा आंदोलन हुआ था? याद रखिएगा अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, वो कपड़ा मिल, सूती वस्त्र मिल मालिकों के विरुद्ध में हुआ था। अहमदाबाद का मिल आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था दोस्तों, 1928 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन किए थे? महात्मा गांधी के थे। कब हुआ था दोस्तों? 1940 में हुआ था। तो ये सभी हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आंसर क्या होगा? पहला सत्याग्रह पूछा है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में हुआ था, बिहार हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, बढ़ेंगे 24वां नंबर। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब प्रेरित करने के लिए सोच गया। वो कौन प्रदेश था? उस नाम बताइए उस प्रदेश का। इसका उत्तर होगा दोस्तों बिहार। ये सब नहीं था, अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो चाहते थे सब कादी वो बने, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिहार। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? जितने लोग भी बिहार के प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी 7वां चरण की तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर प्रश्न याद रखेगा। राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण, याद रखिएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। ये चुनाव किस अधिनियम से हुआ था? यह याद रखिएगा 1935 के अधिनियम से, 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट, याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत ही भारत में चुनाव हुआ था, जिसे 1937 चुनाव कहते हैं। और इसी चुनाव के बाद सरकार बनी थी जो 1938 में बना था दोस्तों, याद रखिएगा 1938 में बना था। चुनी हुई सरकार किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना था, इसी वजह से इस्तीफा पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां देखेंगे दोस्तों हम लोग। किस देशी रियासत की अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? याद रखिएगा इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ग्वालियर। बी, ग्वालियर। इसमें देखिएगा दोस्तों इसका उत्तर कौन सा होगा? आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। बी, ग्वालियर होगा। सिंध को 1843 में मिला लिया गया था। याद रखिएगा सिंध को 1843 में मिला लिया गया था, 1843 में। यहाँ पर देखिए फिर सीक्वेंस गड़बड़ है दोस्तों, यहाँ पर सी होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, और ये बी है।
सिंध को 1843 में मिलाया गया। और ग्वालियर इसका आंसर हुआ। किस देसी रियासत की अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था, क्या ना। बाकी सिंध को 1843 में मिलाया था। उसके बाद अवध है, अवध को कब मिलाया था? याद रखिएगा 1854 में मिलाया था। 1854 में मिलाया था अवध को। 1854 में किसको मिलाया था? अवध को। ग्वालियर को मिलाया ही नहीं था। अब बचा दोस्तों 17, और 17 को कब मिलाया था? तो याद रखिएगा 1848 में 17 को मिलाया था। 1848 में 17 को मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम याद रखेंगे 27वां। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? जिसके बारे में पूरा लेक्चर देते हैं हम, 2 सेकंड लगेगा मुझे। याद रखिएगा ये दांडी मार्च का परिणाम था। प्रश्न पूछेगा नमक सत्याग्रह किस नाम से प्रचलित हुआ था? तो दांडी मार्च। दांडी मार्च हुआ कब था दोस्तों? ये याद रखिएगा ये 12 मार्च को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था दोस्तों। ये कितना दिन चला था? याद रखिएगा ये 24 दिन तक चला था। और इस आंदोलन में कितने लोग यात्रा कर रहे थे गांधी के साथ? याद रखिएगा 78 लोग गांधी जी के साथ में यात्रा कर रहे थे, चल रहे थे। और यह क्यों किया गया था? तो याद रखिएगा नमक टैक्स को खत्म करने के लिए किया गया था। नमक टैक्स को खत्म करने के लिए किया गया था। और इसी के बाद ही तुरंत स्टार्ट हो गया था। जब ये मार्च समाप्त हुआ था तब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था दोस्तों। तब कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो इसमें क्या उत्तर हुआ देख लेते हैं। इसमें उत्तर जो है ना दोस्तों, इसके अलावा भी सरकार की सत्ता की कटौती भी इसका होगा। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज एक तरह का इसमें भी इसका उद्देश्य था, अंतर्निहित उद्देश्य भी था। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ई होगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ई। ये सभी सही है, ये सही है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 1921 का मोपरा विद्रोह कहाँ हुआ था? याद रखिएगा केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा केरल में कहाँ होता था? अली मुसियारपुर में हुआ था। याद रखिएगा अली मुसियारपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मानता है? याद रखिए राजेंद्र प्रसाद जो है लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो को जन्मदाता माना है। 1909 का जो अधिनियम आया था ना, भारत शासन अधिनियम 1909, उसी में यह तय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 2 व्यक्ति शामिल थे, फिरोज शाह मेहता। 3 व्यक्ति शामिल थे, केटी तैलंग और तैयब जी। इसमें ये शामिल नहीं थे, WC बनर्जी। याद रखिएगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी किए थे। ये 3 लोग किए थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। एक से अधिक। याद रखिएगा 1885 डेट याद रखिएगा दोस्तों। आज का सेशन दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज के प्रश्न कैसे थे। और साथ ही साथ आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहें और इसी तरह हम अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग, तब तक आप लोग मन से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें और तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।